हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो जिनको भी टेलीग्राम ये पीडीएफ चाहिए होगी वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में भी। तो पढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो है 6। Consider the following statement regarding the participation of various section of Indian society in the revolt of 1857। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी सेक्शन जो है इंडिया की सोसाइटी में जिनने जो है रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। पहली स्टेटमेंट है वो है मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड इंटेलिजेंस एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड प्रोवाइडेड लीडरशिप इन द रिवोल्ट। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द इंडियन एजुकेटेड इंडियन लार्जली kept themselves aloof from the rebellion। थर्ड स्टेटमेंट इज wealthy merchant and large जमींदार इन बंगाल largely remain loyal to the British। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन वन इज ऑप्शन ऑप्शन वन इज 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी इज 1 and 3 ओनली एंड ऑप्शन सी इज 2 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी इज 1 2 and 3। इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अच्छे से आपको अपना टाइम लेना है और जो है अटेम्प्ट भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो पढ़ते हैं इसमें। द मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड इंटेलिजेंसी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड प्रोवाइड लीडरशिप इन द रिवोल्ट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर हम करते हैं इससे जो है ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं तो पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, सेकंड भी गलत हो जाता है और जो है डी भी गलत हो जाता है। तो इसमें से जो है डायरेक्ट आंसर 2 and 3 जो है वो निकल जाता है। लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड इंडियन लार्जली केप्ट देमसेल्फ अलूफ फ्रॉम द। अलूफ होता है कि मतलब जो है अलग रहना, मतलब दूर रहना। रिबेलियन से वो दूर थे एजुकेटेड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वेल्दी मर्चेंट एंड लार्ज जमींदार इन बंगाल लार्जली रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट हम। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्ट जो है 2 and 3 है। जो मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट गलत है क्यों है। पहली स्टेटमेंट द मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड इंटेलिजेंस जनरली डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। दे व्यूड द रिवेलियन एज बैकवर्ड लुकिंग एंड बिलीव्ड ब्रिटिश रूल वाज नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। वो बोल रहे थे कि जो है इंडिया में जो है अगर हम इनको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इनके रिवोल्ट में तो ये एक जो है हमारा बैकवर्ड लुकिंग है और जो है जो ब्रिटिश जो है वो हमें जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले रहे हैं। ठीक है। ये था किनका मानना है, जो मिडिल एजुकेटेड क्लास थी। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर वर एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर। आपको इनमें से बताना है कि जो है ये जो ब्रिटिश के कमांडर थे ये कहाँ कहाँ पे जो है रिवोल्ट को इनने सप्रेस किया था। पहला है दिल्ली में क्या जॉन निकलसन थे, कानपुर में सर हगरोज थे एंड थर्ड झांसी वहाँ पे भी क्या सर हगरोज था। ठीक है। तो ऑप्शन वन इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज 1 and 3 ओनली एंड ऑप्शन सी इज 2 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी इज 1 2 and 3। इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। पहली स्टेटमेंट जो है दिल्ली है उसमें जो है जॉन निकलसन, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कानपुर में जो है सर हगरोज थे, तो ये गलत है। मैंने जैसे याद रखा है कि कान में जो है बेल बजाते हैं, तो इसका आंसर जो है ये है कैम्बेल है, कैम्बेल, कॉर्नेल कैम्बेल जो है। तो ऐसे याद रखना आप, कान के पास किसी ने बेल बजाई है तो वही जो है इसका जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है। झांसी में जो है सर हग रोज़ है, झांसी जो है हमारी रानी थी उसको जो है रोज़ दिया था किसने, हग भी किया था और रोज़ भी दिया था। ऐसे आपको जो है ट्रिक्स बनानी है ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। तो जो है पहली स्टेटमेंट जो है वो भी ठीक है, सेकंड वाली जो है स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड वाली ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ और डी भी गलत हुआ। आंसर जो है ऑप्शन बी हुआ। इसी तरह आपको अटैम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन जो है खुद से। ये मैंने लिखा हुआ है कि कानपुर में सप्रेस्ड बाई सर कॉलन कैम्बेल, कान के नीचे जो है बेल बजाई थी आके। ठीक है, ये आपको याद रहेगा अब। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो है मैंने एमसीक्यूज बनाए ताकि आपकी जो है अच्छे से जो है इसमें प्रैक्टिस हो जाए।
विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से आपको बताना है कि इकोनॉमिक कॉज जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 में, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। पहली स्टेटमेंट है वो है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी सच एज परमानेंट सेटलमेंट एंड रॉयटरी सिस्टम सीवियरली इम्प्रूव द peasantry. Second is the deindustrialization policy of the British caused by the import of cheap machine-made goods ruined traditional Indian handicraft. Third statement is the traditional zamindar and chief lost their land and social prestige due to the land policies and inquisitorial investigation of the Annam Commission. इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज़ 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज़ 1 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी इज़ 1, 2 and 3। तो अच्छे से अपना टाइम लो और अटैम्प्ट करो। तो उम्मीद है आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तीनों की तीनों स्टेटमेंट है जो है वो ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो है ब्रिटिश लैंड पॉलिसी सच एज परमानेंट जो है, ये आपको पता है कि 3 सेटलमेंट है यहाँ पे हुई है। एक हुई है परमानेंट, दूसरी रॉयटरी और तीसरी है महलवरी। ठीक है, महलवरी। ठीक है, महल मतलब होता है विलेजर, तो जिसमें विलेजरी जो है उनको हेड बनाया जाता था ताकि जो है वो टैक्स जो है कलेक्ट करें और जो है ब्रिटिशरों को दे। The deindustrialization policy of the British caused by the import of cheap machine-made good ruined traditional Indian handicraft। ये भी आपको पता है कि जो ब्रिटिश में जो बनती थी गुड्स बनती थी वो जो है मशीन बेस्ड बनती थी, और इंडिया में जो है वो हैंडीक्राफ्ट होते थे, मतलब जो है इंसान बनाते थे। तो उसके कंपैरिजन में जो है इंडियन में जो बनते थे वो महंगे होते थे, और जो मशीन के ज़रिए बनते थे वो जो है सस्ते होते थे। तो ये भी आपको पता है कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है इस वजह से बर्बाद हो जाता था, क्योंकि जो महंगी चीज़ होगी वो जो है कम जो है उसकी मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है, third is the traditional zamindar and chief lost their land and social prestige due to the land policies and inquisitorial investigation of the Annam Commission। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो जो ज़मींदार थे और चीफ थे उनने भी लॉस्ट की अपनी लैंड भी और सोशल प्रेस्टीज जो उनने बनाई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी ठीक है। तो पढ़ते हैं हम यहाँ पे अब इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो है पहली है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ये मैंने आपको बताया कि महलवरी सिस्टम भी था जिससे इम्पोज होता था हैवी टैक्स बर्डन जो है पेजेंट्स पे। हाई डिमांड एंड रिजिड कलेक्शन मेथड फोर्स पेजेंट इनटू डेब्ट, वो जो है कर्जे में चले जाते थे और जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनको लैंड लॉस होता था। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। इसमें आपको मैंने बताया कि वहाँ पे जो है मशीन बेस बनती थी और यहाँ पे है जो है इंसान बनाते थे, मतलब हैंडीक्राफ्ट जो है बनाते थे। तो इससे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता था। तीसरी है अनम कमीशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी इन 1852 इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। दिस कमीशन इन्वेस्टिगेटेड लैंड ग्रांट। इट रिजल्टेड इन द कंसिफिकेशन होता है जब्त कर देना ऑफ ओवर 20,000 एसिटेट फ्रॉम जमींदार एंड चीफ हु कुड नॉट प्रोवाइड एक सेकंड प्रोवाइड लीगल टाइटल काजिंग डीप रिसेंटमेंट अमोंग द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब जो है 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद दोबारा से जो है रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की, ताकि जो है उनने अपने ट्रूप को जो है बढ़ा दिया था, ताकि फ्यूचर में जो है ऐसी जो है और जो है रिवोल्ट ना हो जाए। तो ताकि उनने सिक्योरिटी मेजर के लिए अपनी जो है ब्रिटिश आर्मी को जो है उनने क्या किया था, रीऑर्गेनाइजेशन किया था। द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन ट्रूप टू इंडियन ट्रूप वाज इंक्रीज्ड। क्या स्टेटमेंट ये ठीक है। रेजिमेंट वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कम्युनिटी एंड रीजन टू फोस्टर ए स्पिरिट ऑफ डिवीजन। थर्ड इज द कंट्रोल ऑफ द इंडियन आर्मी वाज हैंडेड ओवर डायरेक्टली टू द कमांडर इन चीफ इन लंदन रादर देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन 1 इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज 1 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3। तो आपने अच्छे से टाइम लेना है और जो है अटेम्प्ट भी करना है। तो चलिए करते हैं इसकी स्टार्ट हम एक्सप्लेनेशन को। तो
ये जो है द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन ट्रूप टू इंडियन ट्रूप वाज इंक्रीज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इनको जो है अब जो है सिक्योरिटी मेजर के लिए जो है इन्होंने जो है अपने जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश वाली जो फोर्स है वो ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर दी थी, ताकि जो है सिक्योरिटी मेजर जो है वो इन फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए। रेजिमेंट वर रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कम्युनिटी एंड रीजन टू फॉस्टर सेपरेट डिवीजन, ये भी इन्होंने जो है जो डिफरेंट रेजिमेंट बनाई वो बनाई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट पे, कम्युनिटी पे और रीजन पे, ताकि जो है एक सेपरेट ऑफ डिवीजन जो है वो बना रहे। थर्ड इज द कंट्रोल ऑफ द इंडियन आर्मी वाज हैंडेड ओवर डायरेक्टली टू द कमांडर इन चीफ इन लंदन, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन ये स्टेटमेंट थर्ड जो है वो गलत है, तो ऑप्शन बी गलत हुआ, ऑप्शन सी भी गलत हुआ एंड ऑप्शन डी भी गलत हुआ। तो सीधा ही जो है 1 और 2 जो है वो ठीक है। स्टेटमेंट बेस का यही जो है, ऐसे आपको भी करना है, आपको देखनी है कोई एक स्टेटमेंट जो है गलत है तो उसके बेस पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने जो है इंक्रीज़ कर दिया था यूरोपियन सोल्जर का, तो दोबारा जो है ये आप देख सकते हो इसमें भी। तो ये इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी कि उन्होंने कास्ट और कम्युनिटी बेस पे जो है रेजिमेंट बना लिए थे, ताकि जो है यूनिफाइड नेशनल सेंटीमेंट अमंग द ट्रूप जो है वो बनी रहे। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। द गवर्नर जनरल henceforth also known as viceroy remained the head of the administration in India. The commander in chief in India remained the supreme head of the इंडियन आर्मी, ना कि लंदन वाला। इंडिया का जो है कमांडर इन चीफ जो है वो सुप्रीम हेड था किसका, इंडियन आर्मी का, वही आंसरेबल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट डायरेक्टली टू द कमांडर इन चीफ इन लंदन। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर जनरेटेड डिसकंटेंट एंड पावर्ड द वे फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। पहली स्टेटमेंट है वो है द एनेक्टमेंट ऑफ द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850 विच चेंज द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस टू प्रोटेक्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। Second statement is the social reform legislation like the abolition of sati and the widow remarriage act, which orthodox section viewed as interference in religion. Third statement is the widespread fear among the masses that the British were attempted to forcefully convert Indian to Christianity. इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन 1 इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज 1 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इन्होंने जो है ये चीज़ लाई थी ताकि जो है ये जो है हिंदू लॉ जो है इसको जो प्रोटेक्ट कर दे, क्योंकि वो फोर्सफुली भी जो है कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, सोशल रिफॉर्म लाइक द एबॉलिशन ऑफ सती एंड विंडो रिमार्ज एक्ट जो है ये भी जो है इंटरफेरेंस हो रहा था रिलीजन्स में। ठीक है, और थर्ड जो है वो है कि ब्रिटिश वर अटेम्प्टिंग टू फोर्सफुली कन्वर्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि वो जो है इंडियंस को जो है वो कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है डी है 1, 2 and 3। यही मैंने इस पर भी लिखा हुआ है कि द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850 अलाउड ए पर्सन who converted to another religion to inherit their ancestral property. Hindus saw this as an attempt to encourage conversion to Christianity by removing the legal penalty of losing property. ठीक, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है रिफॉर्म लाइक द एबॉलिशन ऑफ सती 1829 में हुआ था। विंडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 हुआ था, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इसका क्या है, were viewed by the orthodox section of Indian society as direct interference in their age-old social and religious custom। तो ये इस जो है लॉ से जो है ये चीज़ होती थी कि डायरेक्ट इंटरफेरेंस ये कर रहे थे किसमें, जो है हिंदू के रिलीजन में। थर्ड स्टेटमेंट है वो है देयर वर ए वाइड स्प्रेड परसेप्शन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज एक्टिवली सपोर्टिंग क्रिश्चियन missionaries and intended to convert the Indian population by force or decide होता है ऑर्डर से। ठीक है, विच काज डीप सीटेड रिजेंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है
वो फोर्सफुली जो है कन्वर्ट कर रहे थे इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में। तो ये चीज़ भी जो है आप जो है याद रख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको टेलीग्राम लिंक जो है इस पीडीएफ में भी मिल जाएगा और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।